विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको सिल्वर वेडिंग पाठ का सार पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के जो लेखक हैं वो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। तो आइए इस पाठ का सार देखें। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक प्रसिद्ध पत्रकार और कथाकार मनोहर श्याम जोशी है। इस कहानी में कथाकार ने दो पीढ़ियों के अंतर का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसका मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के मनुष्य बनाए रखने वाले जो मूल्य होते हैं निरंतर कम होते चले जा रहे हैं। इसमें दो वाक्य जो हुआ होगा और समहाउ का प्रयोग हुआ है, जो क्रमशः यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का तथा निर्णय की स्थिति का परिचायक है। आइए देखें आगे। यशोधर बाबू इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। वे होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उनके अधीनस्थ जो उनके अंडर काम करते हैं कर्मचारी, उनके कारण कार्यालय में, ऑफिस में, दफ्तर में 5 बजे तक बैठे रहते हैं। शाम को चलते वे अपने दिन भर के शुष्क व्यवहार को कोई मनोरंजक बात कहकर हल्का करने की कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हैं। उनके अधीनस्थों में एक नए लड़के जिसका नाम है चड्ढा का पहनावा उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाते। चड्ढा कुछ मुंह फट भी है। एक बार उसने पंत जी से पूछा, बड़े बाबू का मतलब बड़े बाबूजी, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? पंत जी ने उसकी धृष्टता, उसकी अशिष्टता को अनदेखा कर दिया, तो उसने पंत जी की कलाई थाम ली और घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यशोधर बाबू नेहले पर दहला मारते हुए कहते हैं कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श थे, क्योंकि उन्होंने ही यशोधर को अपने दफ्तर में नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन भी किया। किशनदा ने यद्यपि विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहाड़ से आए कितने ही लड़कों को नौकरी लगाने का आश्रय दिया था, उन्हें शरण उन्होंने दी थी। चड्ढा ने उनसे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने बताया कि उनका विवाह 6 फरवरी 1947 को हुआ। मेनन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। बच्चों, सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है जब शादी की 25वीं साल गिरा हो, 25 साल पूरे हो जाते हैं शादी को, तो सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। तो उसी नाम से ये पाठ है। तो मेनन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। चड्ढा ने चपरासी को बुलाया और उनसे सिल्वर वेडिंग की पार्टी के नाम पर जैसे तैसे 30 रुपये निकलवा लिए। यशोधर बाबू परंपरागत मूल्य को बनाए रखने के पक्षधर थे कि जो परंपरा से जो मूल्य चले आ रहे हैं, जीवन मूल्य चले आ रहे हैं, वो उसके पक्षधर थे। उन्होंने सिल्वर वेडिंग को गोरे लोगों का चौचला बताया। फिर भी उन्होंने चड्ढा के जिद करने पर 30 रुपये दे ही दिए। एक दिन में वे लगभग 10 सिगरेट पी जाते हैं, जो कि उनके काम करने की शैली को प्रभावित नहीं कर पाती। वे सभी से मृदु व्यवहार बनाए रखते हैं। वे फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते थे। पहले वे गोल मार्केट से सेक्रेटरीट अर्थात सचिवालय तक साइकिल पर आते जाते थे। अब उनके बच्चे युवा हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। उन्हें पिता का साइकिल सवार होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पिताजी साइकिल पर सवार होकर दफ्तर जाएं। बच्चे चाहते थे कि पिताजी स्कूटर ले लें, परंतु उन्हें समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है।
अतः अब वे पैदल ही दफ्तर आते जाते हैं। दफ्तर से घर लौटते हुए प्रतिदिन बिरला मंदिर में बैठकर प्रवचन सुनना उनकी दिनचर्या बन चुकी है कि रोजाना वो बिरला मंदिर जाते हैं और वहाँ पर प्रवचन सुनते हैं। बच्चों की आलोचना को वे अनसुना कर देते हैं। फिर वे पहाड़गंज से साग सब्जी खरीदकर रात के 8 बजे के करीब घर पहुँचते हैं। यशोधर बाबू के 3 पुत्र और 1 पुत्री है। बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, उसे असाधारण वेतन मिलता है। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। वह दूसरी बार परीक्षा में बैठ रहा है क्योंकि पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में उसका नंबर काफ़ी नीचे आया था, अतः उसने ज्वाइन नहीं किया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी एकमात्र पुत्री को कोई वर पसंद नहीं आता। वह तमाम प्रस्तावित वर को अस्वीकार करती चली आ रही है। किसी को भी लाइक नहीं करती, किसी को भी पसंद नहीं करती, ना कर देती है सभी को। उनकी बेटी भी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देती है। यशोधर बाबू एक और बच्चों की इस तरीके से प्रसन्न हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें नहीं जचती, क्योंकि उनके बच्चे जो इनके रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो गरीब हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। परंतु वे जनरेशनों के गैप की बात कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं कि आधुनिक युग और जो पुराना युग है, जो पुराने रस्म रिवाज हैं, उनमें काफ़ी गैप है। तो इसलिए वे जनरेशनों के गैप की बात कहकर स्वयं को ढाढ़स देते, दिलासा देते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं लगती, किंतु क्या करें, बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बनने पर विवश कर दिया। जब यशोधर बाबू का विवाह हुआ तब उनका संयुक्त परिवार था। यशोधर बाबू परिवार में छोटे थे। संयुक्त परिवार में बहुओं के बीच बड़े तनाव रहते थे। उनकी पत्नी को हमेशा यही शिकायत थी कि इस दौर में पति ने कभी उसका पक्ष नहीं लिया, जिठानियों की चलने दी। उसकी हर बात को अनसुना कर दिया गया। उसे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में जकड़ कर रखा गया मानो वह जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। अब उनका पत्नी के साथ मतभेद होने लगा है। उनकी पत्नी ने साफ कर दिया है, अगर बाबा आदम के ज़माने की बातें बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वह भी इन बातों को उसी हद तक मानेगी जिस हद तक सुविधा होगा, उसमें आसानी होगी, तभी तक वह उसको स्वीकार करेगी, अन्यथा स्वीकार नहीं करेगी। किशनदा, जिन्होंने यशोधर बाबू की जीवन पर्यंत सहायता की, अपने ज़माने के रंगीन मिजाज और बेफिक्र इंसान थे, क्योंकि वे अविवाहित थे। रिटायरमेंट के पश्चात उनकी जो हुआ होगा से मौत हो जाती है। यशोधर बाबू को लगता है कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है। उनके बच्चे मनमानी कर ऐसा संकेत करते हैं मानो उन्हें बुढ़ापे में उनसे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। यशोधर बाबू सोचते हैं कि जब जिम्मेदारी इन बच्चों के सिर पर पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। यशोधर बाबू अपने परिवार से वैचारिक आधार पर कभी नहीं जुड़ सके। आधुनिकता और प्राचीनता, परंपरागत मूल्यों और पाश्चात्य चकाचौंध की खाई उनके संबंधों को नहीं पाट सकी, उनके संबंधों को नहीं बना सकी। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी समय के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, लेकिन यशोधर बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सके कि वो समय के साथ ढल ही नहीं सके। वे मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं। उन्हें बच्चों का गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू ने किशनदा की एक उक्ति है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उन मकान में रहते हैं, का अनुसरण करते हुए
कभी मकान बनाने की नहीं सोची उन्होंने। वे सदा सरकारी क्वार्टर में रहे। उनका सोचना था कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहेंगे, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी मकान तो है ही। वे सोचते हैं कि उनका कोई सा बेटा उनके रिटायरमेंट होने से पहले सरकारी नौकरी में यदि आ जाएगा तो क्वार्टर उसके पास बना रह सकेगा, उसके नाम से अलाट हो जाएगा। यशोधर बाबू चाहते हैं कि बच्चे उनका आदर करें और प्रत्येक बात में उनसे सलाह लिया करें। साथ ही वे नहीं चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन बच्चों का कहना है कि बब्बा, पिताजी, आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। बच्चे चाहते हैं कि पंत जी बाजार से सामान लेने का सारा काम छोड़ दें, उसके लिए घर में नौकर रख लिया जाए। उनका कमाऊ बेटा कहता है कि उनकी तनख्वाह वह दे देगा, उस जो नौकर रखा जाएगा उसकी तनख्वाह, उसका वेतन वह स्वयं दे देगा। यशोधर बाबू नौकर रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि नौकरों को सौंपा हुआ कारोबार चौपट हो जाता है, काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं। यशोधर बाबू के बच्चे उनकी जो 25वीं सालगिरह है विवाह की को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वे एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। इस बात का पता यशोधर बाबू को घर पहुंचने पर ही पता चलता है। घर पहुंचकर वहां के माहौल को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें बड़ा अचंभा होता है कि ये इतनी भीड़ यहाँ मेरे घर के बाहर क्यों इकट्ठी है। यहाँ तक कि वो जो घर सजा हुआ उसको पहचान ही नहीं पाते कि मैं कहीं किसी अन्य जगह पर तो नहीं आ गया। उन्हें अपनी पत्नी का होठों पर लाली लगाना और बालों पर खिजाब लगाया जाना अच्छा नहीं लगता। उन्हें दिखाई देती है कि उनकी पत्नी होठों को लाल किए हुए हैं, स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए हैं, ऊंची हिल की सैंडल पहनी हुई है और बालों में जो खिजाब होता है, बालों को काला करने वाला जो द्रव्य होता है वो खिजाब कहलाता है बच्चों। तो खिजाब लगाए उनको दिखाई देती हैं। जब कार वाले मेहमान चले जाते हैं तो यशोधर बाबू घर में प्रवेश करते हैं। घर में अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके रिश्तेदार अब भी जमे हुए थे। यशोधर बाबू को अपने बेटों से अनेक तरह की शिकायत है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यशोधर बाबू न चाहते हुए पार्टी में केक काटते हैं। वे अपनी पत्नी को केक खिलाते हैं, लेकिन वे केक खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि इसमें अंडा मिला होता है, इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा। वे लड्डू भी नहीं खा पाते, क्योंकि उन्होंने अभी तक संध्या पूजा नहीं की है। यह कहकर वे संध्या पूजा करने ऊपर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। उस दिन वे पूजा में कुछ ज़्यादा ही समय लगा देते हैं। सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगते हैं। पार्टी वाले दिन उनका बेटा जो बड़ा बेटा है भूषण, उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करते हैं। वैसे तो अनेक प्रेजेंट, अनेक गिफ्ट आए होते हैं उनके लिए। जो ये 25वीं सालगिरह है उसके ऊपर अनेक गिफ्ट लोग बाग दे के जाते हैं। दफ्तर के जो आदमी है इसके बड़े बेटे के, जो उनका बॉस है वो भी आता है, अनेक गिफ्ट देकर जाते हैं। और बड़ा बेटा भूषण भी उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करते हैं। ड्रेसिंग गाउन भेंट करते हुए भूषण उनसे कहता है कि आप सवेरे यही गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें। जो फटा फुलोवर है उसे पहनकर मत जाया करें। जब आप दूध लेने जाएं तो इस गाउन को पहनकर जाया करें। यह गाउन पहनकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके अंगों में किशुंदा उतर आए हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी, कि उन्हें उन्हीं का चित्र उनकी आंखों में उभर आता है। वो मन ही मन महसूस करते हैं कि कैसी संतान है जो स्वयं नहीं कहती कि पिताजी हम स्वयं दूध ले आया करेंगे, बल्कि वो दूध लाने की जो जिम्मेदारी है वो अपने बुजुर्ग पिता पर ही डाल रहे हैं कि आप ही दूध ले आया करें। किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि हम दूध ले आया करेंगे। तो इस तरह से यशोधर बाबू को बड़ा दुख होता है और उनकी आंखों में उनके गुरु, उनके बड़े भाई एक तरह से किशुंदा उतर आते हैं, जिनकी मौत जो हुआ होगा से
हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार पढ़ाया। आप जो मेरा चैनल है स्टडी ऑफ हिंदी, इस पाठ का सार पढ़ना, अपनी पुस्तक लेकर उस पाठ को विस्तार से पढ़ना। आपको मेरा ये सार अवश्य पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।